ओके जी, ये हमारी इंशाल्लाह बुक होगी असेंशियल टैक्स प्रैक्टिसेस, और इसी के साथ हम लोग फिर इंशाल्लाह इसको ग्रो अप करेंगे। ओके जी, इसमें 13 चैप्टर्स के अंदर आपकी बुक को डिवाइड किया गया। सबसे पहले मैं टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, टैक्सेशन सिस्टम, उसके बाद एथिक्स हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो वो 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपका एक चैप्टर यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के नाम से बना दिया गया। उसके बाद आपका टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से एक चैप्टर हमने दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर इनकम टैक्स, रिबेट, डिडक्शंस वगैरह, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बिजनेस, रिबेट्स, लॉसेस एंड रिबेट्स को अलग से हमने मेंशन किया, रिटर्न असेसमेंट एंड अपील, इंडिविजुअल एओपी के लिए सेल्स टैक्स, और उसके बाद फिर सेल्स टैक्स रिटर्न एंड रेकॉर्ड्स। तो 13 चैप्टर्स आपकी जो बुक हम यहाँ पे लगवाएंगे उसमें ये गिवन होंगे। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 159 पेजेस बनते हैं आपके इस बुक के। 159 पेजेस के नोट्स हैं, नोट्स इन सेंस के ये जो आप हमने पढ़ना है, ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस वगैरह इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जी 160 से, 160 से लेकर 236 तक आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और साथ में उनके सॉल्यूशंस हैं 326 तक। तो आधी बुक जो होगी आपकी वो प्रैक्टिस के ऊपर है, और आधी बुक जो है वो आपकी नोट्स के ऊपर है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमने कल की क्लास में हमने थोड़ा सा टैक्स ईयर के बारे में डिस्कशन की थी कि टैक्स ईयर क्या चीज़ है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस से। देखें जी, कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने बात ये की थी कि एवरी रेजिडेंशियल पर्सन is liable to pay tax on its taxable income in every tax year। और इस चीज़ को देखने के लिए हमने कहा था कि टैक्स ईयर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि टैक्स ईयर क्या चीज़ है, तो यहाँ से हमने कंटिन्यू किया था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। तो कोई बताएगा आप मुझसे व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल टैक्स ईयर? नहीं, मंथली टैक्स तो हम पे ही नहीं करते भाई। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि 12 महीने वाला साल है, मतलब एक ऐसा साल जिसमें पूरे 12 महीने हैं। नंबर 2 जो कि ख़त्म कब होता है, 30 जून पे। और नंबर 3 के जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच 30 जून फॉल्स, ठीक है जी। तो जनाब ये हम लोगों ने नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन थोड़ी सी देखी थी, यहाँ पे हम दोबारा फिर देख लेते हैं। कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ द जून एंड इज़ डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स, ठीक है। और हमने इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ज़रा देख ली थी हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। हमने कहा था 1 अक्टूबर 2024 ये कौन सा टैक्स ईयर होगा। हमने देखा ये था कि अगर आपके पास जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक इनके दरमियान कोई डेट आती है, या फिर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक इनमें से कोई डेट आती है। कहता है जी 1 जनवरी से 30 जून तक अगर कोई डेट आती है तो वो जो साल होगा, जो कैलेंडर ईयर चल रहा होगा, वही आपके पास क्या बन जाएगा, टैक्स ईयर बन जाएगा। कैलेंडर ईयर
इज टैक्स ईयर। और अगर कोई डेट आपके पास आती है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान, तो नेक्स्ट ईयर विल बी योर कैलेंडर ईयर। वेलकम स्टाम। अभी जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज का डेट है जी 1 अक्टूबर 2024, ऐसे ही है। कौन से टाइम लाइन में ये फॉल कर रही है? जुलाई से दिसंबर के दरमियान, 1 अक्टूबर 2024। तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है ये? हम कहेंगे जनाब नेक्स्ट ईयर, अगला साल कौन सा होगा? तो हम क्या कहेंगे? दिस इज टैक्स ईयर 2025। क्लियर? अगर लेट सपोज आपके पास हम कहते हैं जी पाकिस्तान डे मनाता है 23 मार्च को, और वो 23 मार्च 1940 को जनाब क्या हुआ था? वैसे तो ये 24 मार्च को मनाई गई थी, लेकिन बहरहाल हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर ये 23 लिखा हुआ है, हम इसी को मान लेते हैं। आपको पता है ना कि आपका जो करारदाद है पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च। आप लोग हंस रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे शायद सर को डेट नहीं पता। एक्चुअली ये आपकी हिस्ट्री में मिस्टेक है। आप एक बुक है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, अगर आप मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यू वुड नो कि आपके साथ क्या क्या मजाक किया गया। कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1876 आप लोगों ने पढ़ी थी, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? लेकिन 1950s तक, 50s 60s तक कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर को मनाई जाती रही है। हाँ जी, बड़ा फ़र्क पड़ता है। यू डोंट नो एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। 14 अगस्त और 15 अगस्त का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। सॉरी, इसलिए तो बुक का नाम मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स या पाक स्टडीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम जो बच्चों को बताई जाती है, उसमें हज़ारी बातें 100% बातें तो ठीक नहीं है। तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री के नाम से करारदाद जो कही गई थी, जो खुतबा दिया गया था, वो 23 मार्च को दिया गया था, लेकिन उसको जो मंजूर किया गया था, जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो 24 मार्च की हुई थी। तो दैट्स द मिस्टेक। ओके, एनीवेज, बहरहाल हम 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, हम मान लेते हैं। तो बताइए कि कौन से टैक्स ईयर में मंजूर हुई होगी? हम क्या कहते हैं जनाब, ये कौन से टाइम में डेट आ रही है? ये जनवरी से जून के दरमियान है, तो जो साल होगा दिस इज टैक्स ईयर 1940। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947। मर्डर ऑफ हिस्ट्री इस पे भी कहती है कि जनाब ये गलत है। कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे आज़ाद हुए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस का डॉक्यूमेंट एक था, उसी के ऊपर साइन हुआ है। तो फिर कैसे पाकिस्तान 14 और इंडिया 15 को बना सकता है भाई? या इंडिया भी 14 को होना चाहिए या पाकिस्तान भी 14 को होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हुए हैं, जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन हुए हैं, तब 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमने 14 अगस्त को मनाना है। ठीक है, तो बहुत आप लोगों ने लियाकत अली खान साहब को बहुत हीरो माना होगा कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, उसके बारे में हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। बहुत अच्छे वज़ीर आज़म थे, ये वो ऐसे वैसे। उनकी कब्र जो है वो इतने नवाब होने के बावजूद उनके पास पैसे नहीं थे, ये था वो था। उस बुक में लिखा हुआ है कि कायदे आज़म को मरवाने में उसका भी हाथ था। हाँ जी, असैसिनेशन उनकी हुई है, और वो असैसिनेशन भी किसी वजह से हुई है। और बुक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है, लेकिन वो बुक जिस बंदे ने लिखी है वो बंदा बड़ा ऑथेंटिक है। वो पाकिस्तान का फॉरेन एम्बेसडर समझ लीजिए, एम्बेसडर था, सेक्रेटरी था, और उसने कायदे आज़म के सेक्रेटरी से बात करके, मतलब कंसर्न बंदों से बात करके उसने सारा कुछ
अपनी बुक में लिखा और उसको मानते हैं, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसकी बुक को कहते हैं कि यार ये बातें इसने ठीक की हैं। तो बहरहाल बड़ी मज़े की, अगर आपका कभी इत्तेफाक हो तो हम टैक्स की तरफ वापस आ जाते हैं। तो पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को। तो भाइयों और बहनों मुझे बताओ कि पाकिस्तान कौन से टैक्स ईयर में आज़ाद हुआ? टैक्स ईयर 1948 में। कायद आज़म की डेथ कब हुई? खुदा दा खौफ, मैं कायद आज़म की डेथ की बात कर रहा हूँ भाई। सर 1940 में अगर हो जाते उनकी डेथ तो पाकिस्तान हम क्यों कहते हैं यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। सर पैदाइश भी उनकी अगर 1940 में पैदाइश भी हुई होती तो फिर भी हम ये नारा ना कह रहे होते। हाँ जी, कोई बताएगा कायद आज़म की डेथ डेट क्या है? कौन सा सितंबर? वेरी गुड, दीज आर पाकिस्तानीज, वेरी गुड। 9 सितंबर, 11 सितंबर 1948। नहीं, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो 1948 11th ऑफ सितंबर 1948। हाँ, इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी है कि इनकी डेथ नहीं हुई थी, इनका बाकायदा मर्डर हुआ था। तो हाँ नहीं, वो आप मैं जो बता रहा हूँ ना वो बुक पढ़ना, बड़ी मज़े की बुक है, बहुत इंकशाफात आपके ऊपर होंगे। हमें भी यही पढ़ाया गया था, हमें भी यही पढ़ाया गया था और यही हमें बताया गया था। बहरहाल हम थोड़े से बड़े हो गए। वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको फिर बाद में बताएंगे, पहले टैक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है, देखें आपका कोई लीडर अगर सबसे बड़ा लीडर बीमार है तो उसको इलाज करने के लिए किधर भेजना चाहिए? अच्छी जगह भेजना चाहिए ना, ऐसे ही है ना। लेकिन उनको किधर भेजा गया? बलूचिस्तान ज़ियारत में। और ज़ियारत में उनको आर्मी की निगहदाश्त में, मतलब उनके जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे लाइक सम सॉर्ट ऑफ, उस बुक में लिखा हुआ है हाउस अरेस्ट के तौर पर उनको कर दिया गया। और बाद में अगर वो बंदा बीमार है, पता भी है कि वो बीमार है, तो एवरीथिंग शुड बी रेडी, ऐसे ही है ना। तो कौन सी मतलब कौन सा मुझे बताइए ऐसा लीडर है कि आपका अगर छोटा सा बच्चा बीमार हो तो आपको पता है कि ये बीमार है और आप हर टाइम रेडी रहते हैं उसके लिए। तो आपका लीडर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बीमार है और आप उसके लिए एम्बुलेंस भेजी ना, ख़राब नहीं हुई थी, पेट्रोल ख़त्म हुआ था एम्बुलेंस के अंदर। हाँ जी, बहुत गरीब था, इसलिए तो कायद आज़म साहब हवाई जहाज़ पे आया जाया करते थे। एनीवेज वापस आज हम टैक्स पढ़ रहे हैं, हम पाकिस्तान अफेयर्स नहीं पढ़ रहे। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ जी, कायद आज़म की डेथ कब हुई थी? 11 सितंबर 1948। तो उनके कौन से टैक्स ईयर में उनकी डेथ हुई होगी? टैक्स ईयर 1949। अल्लामा इकबाल की डेथ कब हुई थी? हाँ जी, अल्लामा इकबाल की डेथ कब हुई थी? प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल की डेथ कब हुई थी? 1948। वेरी गुड। इसका मतलब 1940 1938। लेकिन देख लें, गूगल पे सर्च कर लें। वैसे डेट कौन सी थी? मैं बता देता हूँ, 21 अप्रैल 1938। ये पैदा कब हुए थे? 9 नवंबर 1877। बिल्कुल ठीक, शाबाश। जब इनकी डेथ हुई तो कौन सा टैक्स ईयर चल रहा होगा? टैक्स ईयर 1939 38। और जब इनकी डेथ हुई है तो कौन सा अपना वलादत हुई है तो कौन सा टैक्स ईयर चल रहा होगा? 1878 चल रहा होगा। वेरी गुड। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब हम आते हैं, चले एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि 30/6/2022 का
टैक्स ईयर, यानी कि 30 से 2022 का मतलब दिस इज टैक्स ईयर 2022। 30 से 2022 का मतलब दिस इज टैक्स ईयर 2022। मुझे बताइए कि 2022 का टैक्स ईयर कब से शुरू हुआ होगा? हमने कहा था ये नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का होता है जो खत्म इस डेट पे होगा। तो शुरू कब होगा? 8 से 12 महीने पहले। तो 12 महीने पहले की बात करेंगे, शाबाश। तो 1/7/2021 को शुरू हुआ होगा। क्लियर? नॉर्मल टैक्स ईयर तो अब मेरा ख्याल है कि क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बेटा, ऑल ओके? हाँ जी, क्लियर? हाँ जी भाई, हाँ जी बेटा, चले आगे। ओके जी, अब हमने कहा जी नॉर्मल टैक्स ईयर समझ आ गया, अगला टैक्स ईयर बताइए। उसने कहा जी दूसरा टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर। मैं कहा जी बताइए स्पेशल टैक्स ईयर क्या चीज़ है? कहता है ये भी 12 महीने का साल है। कितने महीने का भाई? कोई देखा है आपने ऐसा साल? नहीं देखा। देखा तो है नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का, तो स्पेशल भी कितनी देर का? 12 महीने का टैक्स ईयर। कहता है जी ये भी 12 महीने का टैक्स ईयर है, 12 महीने का साल है, लेकिन ये 30 जून के अलावा किसी और डेट पे खत्म होता है। हमने कहा कौन सी डेट पे? कहता कोई भी डेट हो, लेकिन 30 जून नहीं होनी चाहिए। 12 months ईयर एंडिंग ऑन एनी डेट अदर देन 30th जून। दो बातें समझ में आई। पहली बात उसने क्या की? 12 महीने का साल। हमने कहा जी वेरी गुड। दूसरी बात उसने कहा, हमने कहा ये खत्म कब होगा? अगर तो 30 जून पे खत्म हो तो फिर तो नॉर्मल बन जाएगा, तो ये स्पेशल है कोई। तो स्पेशलिटी के लिए क्या है? नॉर्मेलिटी से हटना चाहिए। नॉर्मल कब खत्म होता है? 30 जून को। हमने कहा जी 30 जून के अलावा किसी और डेट पे खत्म हो जाए, लेकिन साल पूरे 12 महीने का हो, तो हम क्या मान लेंगे इसको? स्पेशल टैक्स ईयर मान लेंगे। जहां से 1 जुलाई से स्टार्ट होगा तो भाई 30 जून पे एंड होगा ना, स्पेशल तो ना फिर हुआ। तो स्पेशल होने के लिए क्या जरूरी है? कि 30 जून के अलावा किसी और डेट पे खत्म हो रहा हो, हम उसको क्या मान लेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर मान लेंगे। ठीक है, अब आती है बारी कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे। हम इसको, जैसे हमने कहा था दिस इज टैक्स ईयर जो 30 जून पे खत्म हो रहा है, जिस सन में 30 जून आ रहा होगा वही हमारे लिए टैक्स ईयर होगा। तो हमने कहा जनाब 30 जून कौन से सन में आ रहा है? 2022 में, तो दिस इज टैक्स ईयर 2022। 12 महीने वाला साल पूरा हो गया। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पे 1/4/2023 पे शुरू होने वाला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 पे, तो हम कहते हैं जनाब पूरे 12 महीने ओके। 30 जून के अलावा किसी और डेट पे खत्म हो रहा है, हमने कहा जी ओके दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर। ये क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर है। लेकिन कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है? डिनोट किससे करें? किस चीज से डिनोट करें? इसका तो समझ में आ गया कि जहां पे 30 जून थी। अब ये कौन कौन सी डेट हम जस्टिफाई करते फिरेंगे? तो उसने कहा भाई स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट किया जाता है उसकी जो एंडिंग डेट है, जो एंडिंग डेट है जोन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यही उसका टैक्स ईयर का नाम है। ये देखिए एंडिंग डेट कौन सी है इसकी? 31 मार्च 2024। मुझे बताइए 31 मार्च 2024 कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर है? तो हम क्या कहेंगे? दिस इज एक्चुअली स्पेशल टैक्स ईयर 2024। समझ आई बात की? दोबारा फिर सुन लीजिए। हमने कहा जनाब 3 पॉइंट्स हैं। 12 महीने का साल, दैट्स फाइन, 12 महीने का साल जी। नंबर 2, इसमें क्या होगा? 30 जून के अलावा कोई और डेट होगी, एंडिंग डेट 30 जून के अलावा कोई और डेट होगी। हमने कहा जी ओके दैट इज 31 मार्च। डिनोट कैसे करें? कि जोन से नॉर्मल टैक्स ईयर में उसकी एंडिंग डेट फॉल कर रही है, हम कहेंगे यही हमारे लिए क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। क्लियर? समझ आ गई बात की? अगर लेट सपोज एक साल शुरू होता है 1/1/2021 को और ये खत्म होगा 31/12/2021 पे, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? सबसे पहले बताइए, नॉर्मल के स्पेशल? हम क्या कहेंगे? दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर। ऐसे ही है ना? दिस इज स्पेशल टैक्स ईयर। अब दूसरा फिर मुझे बताइए कि स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर 2022। क्यों? क्योंकि इसकी एंडिंग डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? 2022 में फॉल कर रही है। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 2021 कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 2022।
हम क्या कहेंगे, दिस इज एक्चुअली स्पेशल टैक्स ईयर 2022। हाँ जी बेटा, समझ आई बात की? अब जरा इसको एक दफा पढ़ लें। हम कहते हैं जनाब, वेयर अ पर्सन's income year is different from the normal tax year, or where by an order a person has been allowed by the commissioner to use a 12 months period different from normal tax year। अब नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब क्या होगा? 30 जून पे खत्म होगा तो नॉर्मल, इसके अलावा कहीं खत्म होगा तो नॉर्मल नहीं रहेगा, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। 12 महीने। सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है, वो हम उसको क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर, एंड बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर मतलब जो सा सन आ रहा होगा, जो सा सन आ रहा होगा कैलेंडर ईयर, रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर मतलब जो नॉर्मल टैक्स ईयर जिससे आप डिनोट करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर को, ठीक है, वहां पे इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। तो आम भाषा में क्या है, 3 पॉइंट्स स्पेशल टैक्स ईयर को अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 1 12 मंथ्स ईयर, नंबर 2 एंडिंग ऑन एनी डेट अदर देन 30th जून, और नंबर 3 डिनोटेड बाय द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। गॉट इट? कोई परेशानी, कोई मसले मसाइल? अच्छा, अब हम कहते हैं, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ पाकिस्तान में टैक्स ईयर चलता कौन सा है, जनरली कौन सा चलता है? उसने कहा जी कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होता है ना, कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर अडॉप्ट करता है। ठीक, हम जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली देख लीजिए, या हम अगर अपनी बात कर लेते हैं, हमारा अभी टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो हमारा जो फिस्कल ईयर पाकिस्तान का कब ख़त्म होता है? 30 जून को। स्टार्ट कब होता है? 1 जुलाई को, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से हमने नॉर्मल टैक्स ईयर को डिक्लेयर किया हुआ। अब नॉर्मल टैक्स ईयर तो हमें समझ में आया कि पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा रजिस्टर्ड होगा टैक्स पर्पज़ के लिए, जब भी कोई पर्सन रजिस्टर्ड होगा टैक्स पर्पज़ के लिए, तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर को फॉलो करेगा। तो हमने कहा सर फिर ये स्पेशल टैक्स ईयर वाला पॉइंट जो है वो आपने क्यों, चवल तो कह नहीं सकते, तो पॉइंट ही कह सकते हैं कि स्पेशल टैक्स ईयर वाला पॉइंट आपने क्यों हमें समझाया? वो कहते हैं जी बात ये है कि कुछ लोग स्पेशल नेचर के होते हैं, वो कहते हैं जी हम दूसरों से ज़रा हटके हैं, वो कहते हैं जी हमारे साथ मसला है, हम दूसरों के साथ नहीं रह सकते, हम बचपन से ही ऐसे हैं, हम स्पेशल नेचर के हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स अपना उनका अक्टूबर के मंथ में उनका ईयर एंड होता है, अक्टूबर नवंबर के एंड में, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल और दे देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि यूनिलीवर जो है वो, यूनिलीवर पाकिस्तान एक कंपनी है, और यूनिलीवर तकरीबन 200 ममालिक के अंदर मौजूद है, जिसका हेड ऑफिस इंग्लैंड में है, लंदन में, यूके में, और 200 ममालिक के अंदर जनाब उनकी ब्रांचेज़ हैं। तो जब हेड ऑफिस अपने अकाउंट्स क्लोज़ करता है, वो नॉर्मली 31 दिसंबर को किया करता था। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो 31 दिसंबर को किया करता था, तो जनाब अब पूरे दुनिया के लोगों ने उसको फॉलो करते हुए उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए वो 31 दिसंबर को उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी। हम एक छोटा सा सिनेरियो बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यूनिलीवर पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मैं मेरा जो हेड ऑफिस है वो उसका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, ओके, 31 दिसंबर को पूरी दुनिया से रिपोर्ट चली जाती है 31 दिसंबर को, और मैं वेट करता हूँ 30 जून का। अब वो मेरे लिए बेचारा बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो कहेगा अकाउंट्स क्लोज करो और मुझे भेज दो, ठीक है। हम एक छोटा सा सिनेरियो, इमेजिनरी सिनेरियो हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यूनिलीवर पाकिस्तान में जाके मैं चाहता हूँ कि मेरे भी अकाउंट्स जो हैं वो कब क्लोज हों? 31 दिसंबर को। कब क्लोज हो मेरे अकाउंट्स? 31 दिसंबर को। तो अब अगर 31 दिसंबर को मैंने अपने अकाउंट्स क्लोज करने, मतलब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड होना चाहिए? 31 दिसंबर को। तो फिर मुझे बताइए कि अगर मैं 31 दिसंबर को अपना फाइनेंशियल ईयर एंड करूं तो क्या वो नॉर्मल टैक्स ईयर रहेगा या स्पेशल टैक्स ईयर हो जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर होगा ना, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर पे तो ऑलरेडी मैं चल रहा था 30 जून पे। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे 31 दिसंबर पे होना चाहिए, तो वो स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ मैं मूव ऑन करना चाह रहा हूँ। तो क्या एमए मैं कहूँगा हाँ जी भाई साहब आइंदा के बाद मैं स्पेशल टैक्स ईयर में फॉलो करता हूँ? कहते नहीं, ऐसे नहीं है, इसका प्रोटोकॉल है। एफबीआर का भाई कौन?
कमिश्नर भाई, भाई समझते हैं ना, ठीक है। तो एफबीआर का भाई कौन? कमिश्नर भाई। एफबीआर का भाई कौन? कमिश्नर भाई। जो भी आपके रोले पड़ने हैं, जो भी आपके झगड़े होने हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग किसने करना है? कमिश्नर भाई। इस वजह से हम क्या कहते हैं, एफबीआर का भाई कौन? कमिश्नर भाई। अच्छा, मैं लेट्स सपोज यूनिलीवर पाकिस्तान, मैं चाहता हूं कि जनाब मैं 31 दिसंबर के यानी कि नॉर्मल से स्पेशल टैक्सर की तरफ मूव ऑन करूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जिस पे मैं रीज़न बताऊंगा कि सर ये रीज़न है कि पूरी दुनिया के अकाउंट्स हमारे 31 दिसंबर को ख़त्म होते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज करके अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट किया करूं। और एप्लीकेशन में किसको लिखूंगा? कमिश्नर भाई को लिखूंगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। एक मैंने बताया था, एक होता है पुलिस कमिश्नर, ठीक है जी। एक आपके पास होता है जनाब डीएमजी का कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का कमिश्नर, और फिर मैंने कहा था एक होता है आपके पास कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और हमारा कंसर्न पर्सन कौन है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एफबीआर का कमिश्नर, ठीक है। तो अब कमिश्नर को मैंने लिख दी एप्लीकेशन। जब मैंने कमिश्नर को एप्लीकेशन लिख दी, कमिश्नर उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा। एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद वो या तो कहेगा कि ठीक है भाई अलाउड है, कर लो यूज़, कोई मसला नहीं। कुछ कंडीशन लगा देगा, अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये कंडीशन लगा देगा कुछ और अलाउ कर देगा। एक ये सिनेरियो हो सकता है। या फिर एप्लीकेशन पढ़ेगा कि निकल जो यहाँ से, नज़र ना आना दोबारा, दफ़ा जो यहाँ से, कह सकता है ना, कमिश्नर है भाई, भाई है वो। तो वो कह सकता है कि जी मैं एप्लीकेशन उसने पढ़ी, अब उसको है कि जी मैंने इसको अप्रूव नहीं करना। एप्लीकेशन तो आपने ऑनलाइन भेजी या आपने सबमिट करवा के आप चले गए, तो वो आपको कॉल करके क्या कहेगा? आपको कॉल करके ये थोड़ी कहेगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कहेगा ये एप्लीकेशन किसने भेजी है? वो कहता जी एक बंदा आया था, वो दे के चला गया। कहते उस बंदे को बुलाओ। वो आपको बुलाएगा, आप जाएंगे, कहेंगे जी आपने एप्लीकेशन लिखी थी, हाँ जी, मैं कोई रीज़न मुझे दें, ये जो आपने रीज़न लिखी है ये सॉलिड रीज़न नहीं है, मुझे समझाएं कि मैं क्यों आपको अलाउ करूं। मतलब वो मुझे एक मौका देगा अपना मौक़िफ़ बयान करने का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या है जी? कि मुझे मौका मिलेगा किस चीज़ का? कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूं, मेरी बात सुनने का मुझे मौका दिया जाएगा कि मेरी बात सुनी जाए। अगर मैं समझा सका उसको कि कमिश्नर साहब ऐसी बात नहीं है भाईजान, बात ये है कि ये वाकई ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मसला वो मसला, रोना शुरू कर दें, जो मर्जी आप कर लें। अगर तो कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अलाउ कर देता हूँ, तो दैट्स फाइन। और अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर क्या होगा जनाब? फिर आपको कह दिया जाएगा दफ़ा हो जाए यहाँ से, ठीक है। और आप जब कमिश्नर के इस फैसले से खुश नहीं हैं, अगर आप कमिश्नर के इस फैसले से खुश नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं किधर? हाँ, वो बोर्ड के पास जा सकते हैं, ठीक है। और जो बोर्ड फैसला करेगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। बोर्ड ने अगर कह दिया कि कमिश्नर भाई इसको अलाउ करो तो अलाउ, और अगर कह दिया नहीं भाई दफ़ा, जो कमिश्नर ने नहीं अलाउ किया तो तुम मेरे पास क्या लेने, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ठीक है भाई, चुप करके घर आ जाएंगे कि हमें अलाउ नहीं किया गया। तो दो सिनेरियोज बनेंगे एप्लीकेशन देने पे। अगर आप स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आना चाहते हैं, अब ज़रा बुक की तरफ आ जाते हैं। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ अगर आप आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन राइटिंग में देनी पड़ेगी। किसको? कमिश्नर को। कमिश्नर उसको अप्रूव कर सकता है विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। और अगर वो कमिश्नर आपको अप्रूव नहीं करता, कमिश्नर अगर अप्रूव नहीं करता तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुहैया करेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या जनाब? आपको आपकी बात बताने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बावजूद अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है और आपको वो अलाउ नहीं करता तो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करें। किधर? बोर्ड में, यानी कि एफबीआर में। और एफबीआर का जो फैसला होगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। नहीं भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बंदा सिर्फ, बाकी सारे लोग टैक्स जमा करवा रहे हैं 30 सितंबर को, ये बब्बर शेर उठ के कहे कि जी मैं जो है वो तकरीबन कोई अगले साल आपको टैक्स जमा करवाऊंगा, तो थोड़ा सा मसला तो है ना। मतलब बाकियों का ईयर एंड क्लोज हो रहा है 30 जून को और आप जनाब आके कहते हैं कि जी मेरे 31 दिसंबर को करें, ऐसा तो नहीं ना होता जी। जा सकता, लेकिन इस मामले में नहीं जा सकता। मैंने जैसे बताया था ना कि सर्टेन लिमिट्स
कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सर्टेन लिमिट कर देता है कि कभी कहता है बोर्ड का फैसला फाइनल होगा, कभी कहता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, कभी कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम सारे के सारे लिमिटेशंस यहाँ पे देखते रहेंगे। समझ आ गई बात की? अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल टैक्स ईयर में ही आते हैं सब, नॉर्मल टैक्स ईयर। लेकिन मैं कहता हूँ कि नॉर्मल टैक्स ईयर एडॉप्शन के बाद वो नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाहता है या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आना चाहता है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद वो नॉर्मल रूटीन में चल रहा था, लेकिन अब वो जरा नॉर्मल से हटना चाहता है। कंपनी उसने अपना टैक्स ईयर 31 को मतलब एंडिंग कर दी 31 दिसंबर को, तो वो तो फिर सारी जो उसकी ब्रांचेज है फ्रेंचाइज वो तो फिर सारे उस पर नहीं करेंगे फिर एक नहीं, हर मुल्क के अपने लॉज होते हैं। जिस मुल्क में आप प्रिवेल कर रहे हैं उनके लॉज को हमें फॉलो करना होता है। अच्छा जी, जैसे आप लोग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं IFRS, आप इंशाल्लाह ऑडिट जाके पढ़ेंगे आगे, तो उसमें AFRF होता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जिसके तहत आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अगर उनमें और आपके लोकल लॉज में कोई कंट्राडिक्शन आ जाए, छोटी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपका स्टैंडर्ड आपको कहते हैं कि जनाब ये इनकम, ये जो इनकम है स्टैंडर्ड कहता है ये इनकम को आप अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इन पैसों को आप अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कानून के मुताबिक वो आपके इनकम का हिस्सा होती है। तो फिर लोकल लॉ में और स्टैंडर्ड में क्या आ गया? कंट्राडिक्शन आ गई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में और लोकल लॉ में क्या आ गया? कंट्राडिक्शन आ गई। तो किसकी मानी जाएगी? तो कानून कहता है कि लोकल लॉ की मानी जाएगी। ठीक है, तो जो आपका कानून है पाकिस्तान का उसकी हम लोग मानेंगे। ओके, एनीवेज, तो अभी हमने बात की कि अगर किसी बंदे ने नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आना है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जब मैंने टैक्स का पेपर दिया था तो उस टाइम ये सवाल आया था पूरे 4 या 5 नंबर के लिए कि अगर एक बंदे ने स्पेशल से नॉर्मल और नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना है तो उसका क्या प्रोटोकॉल है। तो उसका सिंपल सा प्रोटोकॉल क्या है, इसमें 3-4 बातें हैं जिसमें से हमने 2 बातें डिस्कस की हैं। नंबर 1 हमने क्या कहा कि जनाब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन राइटिंग में देनी पड़ेगी किसको? कमिश्नर को। कमिश्नर उसको अप्रूव कर सकता है with certain conditions. Okay? I'm sorry. कमिश्नर्स को अप्रूव कर सकता है with certain conditions. और अगर चाहे तो अप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन डिसअप्रूवल से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो डिसअप्रूवल अगर आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद भी आप अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप अपना अपील दायर कर सकते हो बोर्ड में, और बोर्ड का जो फैसला होगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं कि जब कमिश्नर ने आपको अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है आप 31 दिसंबर जो है वो यूज़ कर लो, तो क्या कमिश्नर ने जो एक दफ़ा बात कर दी वो बाद में इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता? तो हम कहते हैं भाई साहब कमिश्नर के पास ये पावर है कि जो एक दफ़ा उसने परमिशन दे दी है तो वो उस परमिशन को विड्रॉ कभी भी कर सकता है। अगर कमिश्नर को लगे कि जनाब ये मेरी परमिशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। मिसाल के तौर पर कमिश्नर ने कहा था कि ठीक है तुम 31 दिसंबर को कर लो अपने अकाउंट्स क्लोज, लेकिन तुमने 30 जून को मुझे रिपोर्ट ज़रूर करना है। उस बब्बर शेर ने 30 जून को रिपोर्ट नहीं किया, कमिश्नर को गुस्सा आया, कमिश्नर का परमिशन वापस करो मेरी, तुम दोबारा नॉर्मल टैक्स ईयर पे आ गए। तो क्या करना पड़ेगा? फिर उस बंदे को विड्रॉ हो जाएगा, तो फिर वो बंदा क्या होगा? दोबारा फिर से आ जाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कमिश्नर क्या कहता है कि चलो मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि जनाब तुम मेरी परमिशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, आके मुझे समझाओ। यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या किया जाएगा? प्रोवाइड की जाएगी कि आके मुझे समझाओ, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी परमिशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे समझाओ। ठीक है, अदरवाइज मैं अपनी परमिशन क्या करूँगा? विड्रॉ कर लूँगा। और जैसे ही परमिशन विड्रॉ होगा वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे वो पहले था। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं। कहता है जी अ पर्सन में अप्लाई टू कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर और फ्रॉम स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द सेम कैन बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द कमिश्नर। कि जो एप्लीकेशन उसने दी है, अप्लाई जो उसने किया है नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल के लिए कमिश्नर भाई साहब को, तो वो कहता है जी हम अलाउ कर देंगे विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, आगे देखिए, अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल, मतलब वो कमिश्नर के पास पावर है, वो वापस ले सकता है
if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. अगर उसको लगता है, कमिश्नर को लग रहा है कि जनाब ये परमिशन जो है वो इसने फॉर ग्रांटेड परमिशन को ले लिया, ये परमिशन से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, ये फीजिबल नहीं है कि हम इसको, जो मैंने परमिशन दिया था अब हमारे लिए फीजिबल नहीं है कि हम इसको मज़ीद परमिशन अलाउ करें, तो वो क्या कर सकता है, अपनी परमिशन को विदड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन विदड्रॉ एम मुंह उठा के नहीं कर सकता, बल्कि क्या करेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ज़रा इस पॉइंट पे, अ पर्सन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि उसको मौका दिया जाएगा कि अपनी बात समझाया कि मैं परमिशन विदड्रॉ क्यों ना करूं। क्लियर। इसके बाद फिर कहता है जनाब ये जो एन ऑर्डर से छोड़े, अ पर्सन डिससैटिस्फाइड, यहां से पढ़ते हैं जी, अ पर्सन डिससैटिस्फाइड विद द ऑर्डर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर अ स्पेशल टैक्स ईयर और विड्रॉल ऑफ द सेम, and the decision by the board on such application shall be final। समझ आ गई बात की। एप्लीकेशन दी, कमिश्नर ने कहा अलाउ नहीं करता, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, आप कहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं, बोर्ड में, और बोर्ड का फैसला क्या होगा, फुल एंड फाइनल। कमिश्नर ने जनाब इजाजत दे दी, अब वो विड्रॉ करना चाहता है, आपने जाके बड़ा समझाया लेकिन कमिश्नर नहीं मान रहा, ऑर्डर कर दिया कि जनाब वापस आ जाओ, अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं, बोर्ड में जा सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गई बात की। नहीं, वो जैसे ही ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर वो अपील दायर कर सकता है, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन 30 दिन का टाइम होता है ऑर्डर के लिए, 30 दिन के अंदर वो अपील दायर कर सकता है, ठीक है। बोर्ड परमिशन नहीं देता तो बोर्ड का जो फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, लेकिन वो अपने बोर्ड के जो डिसीजन से सैटिस्फाई नहीं है तो फिर नहीं कहा जा सकता। नहीं, अगर वो भाई साहब हमने कहा ना कि लिमिटेशन लगा दी, अगर वो बोर्ड के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है कि जनाब उसको परमिशन दी जाए या परमिशन विड्रॉ करने से वो सेटिस्फाइड नहीं है कमिश्नर के डिसीजन से, तो बोर्ड के पास जाएगा, और अगर बोर्ड के फैसले से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर जनाब उसको दुनिया की, पाकिस्तान की कम से कम कोई ताकत जो है वो उसको इस फैसले को बदल नहीं सकती, ठीक है। मतलब बोर्ड के यहाँ पे नीचे लिखो क्या लिखा हुआ है, डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। वो हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगी नहीं, वो कहेगी जी बोर्ड ने जो फाइनल कर दिया, कानून में लिखा हो तो हम क्यों सुने। गॉट इट। कमिश्नर बेशक चेंज हो जाए, जब उसने ऑर्डर पास किया था उस टाइम को उसका ऑर्डर सस्टेन रहेगा, नहीं सुनेगा। जो आप बात कर रहे हो वो बात की बात है कि लॉ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर बात का मसला है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का अगर है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन जो है वो सिंपली आप उसको बोर्ड का फैसला जो होगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। डोंट फॉरगेट कि बोर्ड में जो लोग कमेटी बैठी होगी वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो जाहिल इंसान नहीं है, वो मतलब कम से कम वो 21वें 22वें ग्रेड का बंदा है, ठीक है, और जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस रेलिवेंट फील्ड का। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को आप इतना भी बुरा ना समझें, माशाल्लाह आप, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जब आप बड़े बंदे पूरा सीए क्वालिफाई इंशाल्लाह जब आप कर लेंगे, एफबीआर में चले जाइएगा और वहाँ पे जाके जब आप जॉब करेंगे तो यू वुड नो कि पाकिस्तान ऐसा बुरा नहीं है। क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं है। हम लोग समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि शायद जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है। एक जज साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, एक बंदा आया, उसने बड़ी जज्बाती तकरीर की, बहुत जज्बाती जनाब उसने स्पीच की। उसने कहा जज साहब आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, मुझे इंसाफ, और मैं इंसाफ लेने के लिए किधर जाऊं। तो जज साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, उसने कहा जी यंग मैन, दिस इज कोर्ट ऑफ लॉ नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कानून की अदालत है, इंसाफ की अदालत नहीं है, इसके कानून के हिसाब से इंसाफ किया जाएगा। तो वो कोर्ट ऑफ लॉज होती हैं, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होती भाई। आप सामने किसी दूसरे बंदे को कत्ल करते हैं, अल्लाह ना करे, हर बंदा देख रहा है कि आपने कत्ल किया, लेकिन अगर कोई बंदा गवाही नहीं देता, ये साबित नहीं होता कि आपने कत्ल किया, कानूनी टर्म्स के अंदर अगर साबित नहीं होता कि आपने कत्ल किया, तो भाई साहब आप कानून की नज़र में माफ़ हैं।
ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए जब हम प्रूव नहीं कर पाते तो फिर हम कहते हैं हमारी अदालतों का निज़ाम बुरा है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ें उसका कुछ प्रोटोकॉल है, हमने डिसाइड किया ना, प्रोटोकॉल सिस्टम हमने बनाया, तो इस वजह से आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको इंशाल्लाह ताला मैं ये चैप्टर का जो है ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF। जी, they have to follow the proceeding. ब्रांचेस होंगी तो उसको लाइक प्रोविंशियल जो होते हैं या ओवरऑल द कंट्रीज हैं उनको पहले इस बात पे अग्री करना पड़ेगा कि दैट वी वांट टू चेंज इट, और कि एक कंपनी एक ही सेक्टर से किसी भी सेक्टर से कह सकती है नहीं। अब अगर एक कंपनी अपना टैक्स चेंज करती है तो इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर, एक कंट्री के अंदर रहने वाले जितनी भी ब्रांचेज हैं, दे हैव टू फॉलो द रूल। हाँ, हेड ऑफिस को, उसका मतलब हेड ऑफिस को फॉलो करते हैं वो लोग। नो, एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ब्रांचेज है ना, आपसे ही वो जानी जाती हैं, ठीक है, तो उनको एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके साथ ही एसोसिएटेड है, आपको वो फॉलो करेंगे, हेड ऑफिस को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे स्कैन्स फैसलाबाद है, फॉर एग्जांपल स्कैन्स फैसलाबाद, जब भी हेड ऑफिस से कोई रूल पास होता है तो इनको फॉलो करना पड़ता है, ओके। एग्रीमेंट नहीं लिया जाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि जी आपने हमारे से पहले क्यों नहीं पूछा, ऐसे नहीं। हाँ, वो उनकी मेहरबानी है कि वो हमें बुला के बातचीत करके डिस्कशन करने के बाद फैसला लेते हैं, उनकी मेहरबानी। अदरवाइज वो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो करना पड़ेगा। जी, हेड ऑफिस का वो हो सकता है, वो हमारा डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो एक जैसे फॉर एग्जांपल आपके देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ब्रांच के पास कंट्रोल में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैन्स फैसलाबाद के अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ पे किस बंदे ने क्या काम करना है, कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा बंदा आंसरेबल है किस बंदे को, सैलरी क्या होनी चाहिए फलां बंदे की, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, उसके ड्यूटी आवर्स उसके क्या होने चाहिए, ये हमारा डिसीजन होगा। लेकिन इसका हायरिंग का प्रोटोकॉल क्या है, बंदे को अगर हमने टीचर लगाना है तो उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ डिसीजन हेड ऑफिस की तरफ से। और वो हेड ऑफिस के डिसीजन का मतलब है कि स्कैन्स के तमाम कैंपसेस में सेम चीज़ होगी ये वाली। उनकी फ़ीस वो जो ऑफ़र कर रहे हैं, डिस्काउंट्स जो ऑफ़र कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हेड ऑफिस में जो बताएं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, ओके। जी, तो फिर वहाँ के लोकल लॉज को देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोकल लॉज आपको क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात हम करते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो अभी ये प्रोटोकॉल समझ में आया। अच्छा, अब इसमें दरमियान में हमने एक छोटा सा 2 लाइन्स हमने छोड़ दी थी। वो लाइन्स क्या थी, कहता जी एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, यानी कि जो ऑर्डर कमिश्नर करेगा चेंज कर दो, क्या होगा, बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, या बल्कि इसको हम कल करते हैं क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी 9 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं।